बराबर। यस सर। और अब जैसे एजुकेशन आपने जब लिया तब आपका क्या स्थिति था? जैसे कुछ होते हैं जैसे हमारे यहाँ पर दो कैटेगरी होती है स्टूडेंट की, कि जहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाती है तो उन्हें होशियार समझ लिया जाता है। हमारे यहाँ परिभाषा है, जैसे मैं नहीं मानता कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनका दिमाग कमज़ोर होता है, जबकि दिमाग किसी का कमज़ोर होता नहीं है। तो दो कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की जो परिभाषित है समाज में, कि कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ ब्रिलियंट होते हैं। तो आपके परसेंटेज उसको डिफाइन करते हैं। तो आपने किस स्तर पे अपने आप को देखा हमेशा, जिसने आपको मोटिवेट भी किया हो? पढ़ाई की बात करते हैं तो 12th तक तो मेरे परसेंटेज काफ़ी अच्छे रहे हैं और उसके बाद ही मैंने 3 साल तक ग्रेजुएशन किया, क्योंकि जहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर पढ़ाई का उतना एरिया नहीं था कि वहाँ उतनी कोचिंग भी नहीं थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं लेट हुई हूँ, 1 साल में लेट जो है कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन मैं सभी लोगों से ये बात कहूँगी कि ये मैटर नहीं करता कि 11th 12th या फिर 10th तक हमारे परसेंटेज क्या रहे हैं। मैटर ये करते कि हम अब क्या कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि मैथ्स वीक है या फिर कोई भी सब्जेक्ट वीक है, अब आपको वो अब जाके स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि 11th 12th की पढ़ाई अब उतनी मैटर करती नहीं है, उसका कोई आता हमें रहता नहीं है। अब हम नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपने मतलब एक कमाल की बात बोली। सोचिए बहुत सारे जिसको कहना चाहिए कि भ्रम होते हैं। तो एक स्टूडेंट के तौर पे मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं स्कूलिंग लाइफ पर ही ज़्यादा फिलहाल फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रम वहीं पर होता है। ज़्यादा समझाने वाले लोग भी नहीं होते हैं और ज़्यादा हम भी इतने समझदार नहीं होते हैं कि एक सही करियर का चुनाव समय पर कर सकें। तो उस वक्त जब आप स्कूल में थे, आपके अंदर क्या क्या विचार चल रहे थे अपने करियर को लेकर के, जो कि अभी लगभग सभी स्टूडेंट्स की वही एक मानसिकता होती है। तो आपका क्या विचार था? आपने साइंस लिया था या बायो लिया था या फिर कॉमर्स लिया था? मेरा मैथ्स साइंस। आपने मैथ्स लिया था, तो उसका लेने का उद्देश्य क्या था? जैसे कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो मैथ्स होते हैं वो हम हमेशा सोचते हैं उस चीज़ को, थ्योरेटिकली करते हैं कि इसको करना कैसे है। और मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी था। अच्छा, मतलब हम मूल रूप से ये कहें कि आपको इंटरेस्ट था इस वजह से। उस चीज़ में जाना भी। हाँ, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम टाइम हमारे यहाँ पर ये होता है कि दो निर्णय लिए जाते हैं। यदि मैथ्स पसंद है तो मैथ्स लेंगे, और यदि मैथ्स पसंद नहीं है तो फिर तो बस अब पढ़ लिया, भगवान की कृपा थी। 10 साल हमने अपने जो है वो एक संघर्ष में बिताए और अब हमारे पास ऑप्शन है। देखो, जीवन में ऑप्शन आता है ना, तो आदमी चूज करता है और फिर क्या करता है? गणित नहीं पढ़ूंगा इसलिए कॉमर्स पढ़ूंगा। तो ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कॉमर्स बहुत सारे लोग इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उन्हें आगे कॉमर्स फील्ड में जाना है। लेकिन हमारे जो सोसाइटी में मेजोरिटी है वो ये है कि यदि गणित नहीं लेना है तो कॉमर्स लेना है। तो क्योंकि साइंस भी उसी का एक मिला जुला हिस्सा आ जाता है जो कि शुरुआत में बर्डन देता ही है। लेकिन क्योंकि आपका मैथ्स शुरू से स्ट्रॉन्ग था तो आप मैथ्स के जोन में गए। अच्छा, जब 10वीं 11वीं 12वीं कर रहे थे आप, तो आपका जो विचारधारा था, क्या आपकी प्रॉपर काउंसलिंग किसी के द्वारा हुई या फिर मतलब जो कि नहीं हुई मुझे मालूम है ऐसा नहीं होता है कि हमको प्रॉपर काउंसलिंग मिले एक एक 1.5 घंटे की। जो मेरे विचार है वो भी मैं इसके साथ में प्रकट करता चलूंगा, ताकि लोगों के जो है भ्रम जो है वो भी ठीक हो। प्रॉपर काउंसलिंग के बाद ही कोई जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, और बाकी सब जो है वो भगवान भरोसे है। यदि काउंसलिंग है तो मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि जैसे 11वीं और 12वीं होती है, तब हम 11वीं 12वीं में उस आयाम में होते हैं जब बहुत सारा भ्रम होता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ में भी चल रहा था या आप एकदम माइंड से क्लियर थे? नहीं, कंफ्यूजन तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे कोई सजेस्ट करने वाला नहीं था कि मुझे करना क्या है। सारे डिसीजन मेरे ही होते थे। लेकिन मैं आज की जनरेशन को ये कहूँगी कि 12th के बाद ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, कि अपना जो थॉट है वो क्लियर कर ले कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। और आज के टाइम में बेसिक फील्ड गवर्नमेंट एग्जाम ही है। तो 12th के बाद से ही आप सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने में लग जाए, और साथ में अपना कोई भी जो ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट चलने दें, तो दोनों पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, और मेरे जैसे प्रश्न ये था कि 11th 12th की यदि हम बात करें, आप कंफ्यूजन में थे, आप पढ़ते रहे, धीरे धीरे वो कंफ्यूजन क्लियर हुए या और बढ़ते चले गए? और बढ़ने लगे।
डाउट क्लियर करने के लिए कोई होना चाहिए जिसे हम सजेस्ट कर सके, वो थे ही नहीं, तो फिर मुझे सारे डिसीजन खुद ही लेने पड़े, तो कोई क्लियर नहीं। अच्छा, और उन डिसीजंस में मतलब आप कितना योगदान समय और नियति का मानते हो, और कितना योगदान ये मानते हो कि ये निर्णय मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिया? जैसे ऐसे होता है, ये मैं आप सब के बारे में बात कर रहा हूँ, बस बोल राशि रही है कि 11th-12th में जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें योगदान नियति का और समय का ज़्यादा होता है, बशर्ते किसी के द्वारा जानकारी देने का, क्योंकि जीवन आगे के लिए तो अनिश्चित है, लेकिन उसके लिए कुछ निर्णय तो लेना पड़ेगा। जैसे जब आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो आप जीवन में बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं आप सभी। आप शादी बारात छोड़ रहे हैं, इवन कॉलेजों को भी आप दरकिनार कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इस बार कैंसिल कर दिया अपना, शायद राशि आप भी हो उसमें से, है कि नहीं? तो हमने ये निर्णय ठोस हो के लिए, क्या यही ठोस स्थिति हमारी 11th-12th में थी या डामाडोल थी, चल रहा था? बस चल रहा था। तो मतलब ये वाली बात है कि ये कोई नई बात नहीं है किसी के लिए भी, सही बात है कि नहीं? ये होता है, ये प्राकृतिक है, हम भारत देश में रहते हैं। आया कि नहीं समझ में? हमारा ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, आया कि नहीं समझ में कि वो हमारे से गलत नहीं होने देगा। इसीलिए जो काउंसलिंग वाला पार्ट है हमारे यहाँ पर बहुत कम होता है, मैंडेटरी। मेरा ऐसा मानना है 11th-12th में एक सब्जेक्ट जो है आपका काउंसलिंग होना चाहिए, जिसके लिए प्रॉपर एक टीचर होना चाहिए जो 2 साल तक सिर्फ आपको ये आपसे बातें करे कि आपको क्या करना है, 2 साल तक। तब जाकर के आप 12th के बाद में उस स्कूल का योगदान कह सकते हो आपके बच्चे को उसने पूरा या आपको पूरा मदद करा आपका करियर चुनने के लिए। अब जो ये परेशानी होती है जो आपको फील हुई, ये बढ़ती चली जा रही थी क्या? हाँ, ये जो प्रॉब्लम आप 12th के बाद में और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है? पहले क्या होते हैं कि डाउट्स बहुत ज़्यादा होने लगे थे कि किस फील्ड में जाना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको एसएससी में जाना है या फिर रेलवे या बैंकिंग, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दुनिया में। उसके बाद फिर धीरे धीरे लेकिन और डाउट होने लगे क्योंकि एग्जाम बहुत सी वैकेंसी निकलती है, हम सब कंफ्यूज होते कि जाना किस फील्ड में है। तो जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं ऐसा लगता है तो आप फिर उसी फील्ड में जाएँ, फिर धीरे धीरे कंफ्यूजन क्लियर होते जाएगा। और अभी भी मैं मतलब कुछ मुद्दों पर स्थिर रहूँगा, फिर हम अगला सेगमेंट उठाएंगे, फिर 11th-12th पर आते हैं हम। और उस जगह पर यदि हम बात करें तो 11th-12th में आपके करियर से रिलेटेड आपकी पेरेंट्स की कितनी बात हो रही थी? होती थी, उनसे बात होती थी। वो काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके कि आगे क्या करना है, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ या फिर मैथ्स किया है तो आगे एसएससी है या रेलवे, ऐसे एग्जाम को फाइट करो, सपोर्टिव है। अच्छा, और मतलब देखिए दो शब्द हैं, एक सपोर्ट करना और एक सजेस्ट करना। आपको सपोर्ट किया या सजेस्ट किया? सपोर्ट किया। सजेशन आपका खुद का था। हाँ। और आप कंफ्यूज थे। हाँ, और डिसीजन भी सब मेरे होते थे। मतलब आपका संघर्ष में समझ सकता हूँ, समझ रहे हो ना? और ये सब सबका संघर्ष कितना मतलब ऐसा है, दुनिया में इतने लोग घूम रहे हैं लेकिन मेरे खान का कोई है ही नहीं। कितनी अजीब बात। फिर भी मैं अकेला हूँ, व्यथा में हूँ, परेशान हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे कोई मदद ही नहीं कर रहा, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा, और मैं पागलों जैसा घूमे जा रहा हूँ। इसने बोला ये ले लो, मैंने वो ले लिया, उसने बोला वो ले लो, मैंने वो ले लिया। मतलब बहुत व्यथा है। वरना करियर चुनना इतना टफ नहीं हो सकता, बशर्ते कि हम प्रॉपर जगह पर हो, काउंसलिंग में हो। और काउंसलिंग मेरा मत है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप मिट्टी हो, आपको घड़ा बनना है या मूर्त बनना है, ये बनाने वाले पर निर्भर करता है। आया कि नहीं समझ में? आप तो कच्ची मिट्टी हो उस वक्त, तो उस वक्त बहुत मतलब मुझे कहना चाहिए ना कि उस वक्त बहुत खराब स्थिति होती है स्टूडेंट की 11th-12th। बस जैसे कि हवा चल रही है, झोंके हो रहे हैं, इधर उड़ा तो उधर उड़ गया, उधर उड़ गया, उधर उड़ गया, और अंत में जाकर के हम 3-4 साल 5 साल देने के बाद, यानी मैं इस संघर्ष को मानता हूँ कि 10वीं के बाद हम 5 साल देते हैं इस तरीके से उड़ते उड़ते, तब ना जाने हम कहीं अटक जाते हैं और वही हमारी नियति हो जाती है। यही हम सबके साथ अभी तक हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि हम उड़ते रहे कहीं जाकर के टिक गए, अब इसी को हमने अपनी नियति मान लिया।
जबकि कुछ लोग होते हैं जो जिनके बारे में आपने जीवन में सुन के रखा होगा शायद से, जो ये कहते हैं, जिसमें सत्यता है कितनी वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हैं कुछ ऐसे फिर भी जिनमें कि ये होता है कि मैंने ये निर्णय लिया था और मैं इसके ऊपर काम करते हुए देख भी रहा था और लोगों ने मेरा अपोज करा, लेकिन मैंने फिर भी इस काम को किया और मैं हिला नहीं और मैंने निर्णय लिया और मैं अंत तक पहुंच गया। ये काम आप उन बिजनेसमैन में देखोगे, बिजनेस में मैं कह रहा हूँ, जो आज बड़े स्तर पे, उन्होंने बहुत संघर्ष से वो बिजनेस को बनाया होगा, अपोज किया होगा, लोगों ने सब कुछ किया होगा। मैं यहाँ बिजनेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग सेक्टर है, वहाँ दुनिया अलग है, लेकिन वो अपने काम को जानते थे, वो करना आता था। किसी भी नए काम को, इवन जब मैं करियर चुनने की बात करता हूँ तो जो संघर्ष की बात हम अभी कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी बिजनेस में पारिवारिक बिजनेस वाला पर्सन जल्दी आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसके पास पुश्तैनी ज्ञान है कैसे करते हैं, जबकि एक नया व्यक्ति हर बार में संघर्ष करता है। और शिक्षा जगत में तो सारे कंगाल हैं, सबके पास है देने के लिए, लेकिन किसको देना है इसका थोड़ा आप। तो हम लोग एक चीज से ग्रस्त हैं सामाजिक तौर पर कि हमारे पास काउंसलिंग की प्रॉपर कमी है, अच्छे काउंसलर भी नहीं है। सही बात है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत है, सुनने वाला नहीं। वो ये बोल देगा ये कर लो, वो बोल देगा वो कर लो, और हम क्या बोलेंगे, अरे मेरी तो सुन लो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मेरी तो सुनो। आया कि नहीं समझ में? और मैंने क्यों कहा कि काउंसलिंग 2 साल तक चल सकती है, क्योंकि एक स्टूडेंट एक दिन में निर्धारित नहीं कर सकता कि उसको क्या करना है। उसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, उसे उसको ट्राई करने का मौका मिलना चाहिए। जब उससे वो आउटकम आए तब उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये मैं यहाँ पर प्लस था या माइनस था। तो ये बहुत ऐसा मान के चलिए बहुत सहेजी हुई मतलब प्रयास है। लेकिन ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, वहाँ भीड़ बहुत है, और जब भीड़ बहुत होती है तो इंग्लिश में यदि हम इसको संबंध इसका बनाए तो क्वालिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। यदि संख्या बढ़ेगी तो क्वालिटी में निश्चित रूप से कमी आ ही जाएगी। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं हम इस देश में, आया कि नहीं समझ? बहुत है, भीड़ लग जाती है, आ रहा है समझ में? भीड़ लग जाती है। तो इसके लिए जो मैं अपना पर्सनल मत इसलिए बताते जा रहा हूँ बीच में, क्योंकि ये सिर्फ हमारा सेलिब्रेशन नहीं होता है, यहाँ पर हम गाइड भी होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या सही कह रहा हूँ क्या? तो हम कुछ लेके जाए यहाँ से, तो हम राशि की सफलता से भी कुछ सीखें, और जो कुछ मेरे मन में होता है महीनों में इतने सारे लोगों को एक साथ बताने के लिए, वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि क्वालिटी मेंटेन करना आज के जमाने में तभी संभव है जब आप में नैतिक बल बहुत हो। और नैतिक बल का मतलब आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो, और बहुत ईमानदार होने का मतलब होता है खुद के लिए भी सोचो और सामने वाले के लिए भी सोचो। और वो नैतिक बल संख्या की वजह से मारा जाता है, और इसीलिए इस क्षेत्र में इतना ज्यादा भ्रम है, क्योंकि संख्या बहुत है, बहुत संख्या है। कब तक किसको किसको समझाए, और सबको पढ़ना है ये बात।